तो सबसे पहले नरेश जी आपसे ही मैं सवाल कर लेता हूँ। क्या ये सवाल गैर वाजिब है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों नहीं ईरान सरेंडर कर देता अगर 9 करोड़ की आबादी की उसको चिंता है, उनके स्टोन एज से अगर बचाने की चिंता है तो? मैं समझता हूं कि सवाल इसका उल्टा होना चाहिए कि ईरान क्यों सरेंडर करे, यानी कि आत्मसमर्पण वो क्यों करे, क्या उसने बिगाड़ा है। क्योंकि हमला तो ईरान पर हुआ है। हमला तो इसको जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये हमला किया है, कोई इसका कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता, क्योंकि वो बातचीत के लिए तैयार था, बल्कि बातचीत उस समय हो रही थी जब उन्होंने हमला करने का फैसला किया। और ना केवल बातचीत हो रही थी, बल्कि जो मध्यस्थ उस समय जो बातचीत करा रहा था, ओमान, उसने कहा कि ईरान करीब करीब सारी बातों के लिए सहमत हो गया था, या अपने परमाणु कार्यक्रम पर वो करीब करीब सरेंडर करने के लिए तैयार था। सरेंडर से मतलब वो काफी शर्तें उनकी मानने को तैयार था, इसके बावजूद उन्होंने हमला किया। तो दरअसल ये जो हमला है, ऐसा लगता है कि इजराइल ने अमेरिका को तैयार किया इस हमले के लिए कि आप ईरान को करीब करीब उनका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आप खत्म कर दीजिए। लेकिन ये बात मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रुकी। जैसा कि हमने देखा पिछले 5 हफ्तों में, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो उनके जो तेल के ठिकाने हैं, जो गैस के ठिकाने, यहाँ तक कि सैलिनेशन प्लांट है, उन पर हमले हुए। और जवाब में फिर ईरान ने खाड़ी देशों में उसी तरह के हमले भी किए। हमें ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये इस तरह के जो हमले हैं, ये जिनेवा जो संधि है, उसका कन्वेंशन है, उसका उल्लंघन है। यानी जो जिस तरह की बात ट्रंप कर रहे हैं और नेतन्याहू कर रहे हैं, वो दरअसल जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये वॉर क्राइम है। आप सिविलियन ठिकानों पर इस तरह, जिस पर लोगों की जिंदगी निर्भर है, जिनका कोई मिलिट्री इस्तेमाल नहीं है, उन पर आप हमला क्यों कर रहे हैं? और जो जहां तक ट्रंप की जो बात है, ट्रंप ने ना केवल कहा कि हम ये इनको स्टोन एज या पाषाण युग में पहुंचा देंगे, बल्कि ये कहा था कि जिसके लिए वो बल्कि डिजर्व करते हैं। क्यों भाई? ईरान के लोग क्यों पाषाण युग के लिए डिजर्व करते हैं? यानी ये तो बहुत ही, मैं समझता हूं कि रेसिस्ट बयान भी उनका है। यानी आप बट नरेश जी जो काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है, वो इस बात को लेकर ये है कि जब आप इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं, जो वाकई में जिसका इतिहास रहा है कि जिसने परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर छोड़ा है, तो उनके पास वो कुव्वत तो है कि वो पूरी की पूरी ईरान की आबादी को या एक बड़े तबके को उसी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं जैसे उन्होंने जापान के 2 शहरों को बर्बाद किया था। क्या ईरान उतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, या क्या होना भी चाहिए उसको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा आगे की बात हम सोचेंगे कि इस तरह की कोई परमाणु हमला ईरान पर हो सकता है अगर ईरान अपनी तरफ से इस तरह का कोई डर्टी बॉम्ब, अपने न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट उसका प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाकर एक छोटा सा बम बना के अगर वो उसको डराने की कोशिश करे कि हमारे पास अब ये बम है और हम तैयार हैं इसको फोड़ने के लिए। उसके जवाब में अगर ये इजराइल, जो कि मध्य पूर्व में अकेली आणविक शक्ति है, हालांकि उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है, तो अमेरिका क्या इजराइल हो सकता है ये करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय 1945 में जब वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तब से हालात बहुत बदल गए हैं। उस समय दरअसल जापान किसी तरह से इन पर किसी तरह का वो करने के लिए तैयार नहीं था, और जापान काफी इनको नुकसान पहुंचा रहा था। उस तरह का नुकसान मुझे नहीं लगता कि ईरान पहुंचाने की स्थिति में भी है। ईरान तो दरअसल वो अपने आप को रक्षात्मक ही, मैं उसे उसके कदम को कहूंगा, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जिस तरह से अभी कल की खबर है जिसके हिसाब से एक आंकड़ा है जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्होंने 1600 से 1600। ज्यादा सिविलियन मारे हैं, जिसमें 244 बच्चे मरे हैं।
यानी इसका तो कोई वो नहीं। और कल उन्होंने जिस तरह से ईरान के जो सबसे जो ऊंचा, जो ईरान में ही नहीं पूरे मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा जो पुल है, उसको उन्होंने गिराया। और उसको जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया, ट्रंप ने कहा कि देखिए हम ये कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने वहां का जो एक पास्टर इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इंस्टीट्यूट, उस पर हमला किया कल ही। और वो ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पूरे मध्य पूर्व में सबसे बड़ा है, जहां पर वैक्सीन बनाई जाती हैं जो जो इस तरह की, जैसे टीबी है, हैजा है, इस हेपेटाइटिस बी है, इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए वहां शोध जी। होती है। और उसको आपने तबाह किया। और इसके बाद में जो ट्वीट, जो ट्रंप ने जिस तरह का बयान दिया था पाषाण युग वाला, उसको पीट हेग्सेथ ने कहा कि बैक टू स्टोन एज। तो ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। मुझे नहीं लगता कि बट वाकई ये करने जा रहे हैं। और बट नरेश ईरान, जी, नरेश जी देखिए, जो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की जो अमेरिकन लीडरशिप थी, आज उस तरीके की लीडरशिप नहीं है। ये वो लीडरशिप है जो अपने अमेरिकी सैनिकों को दरअसल बाइबल पढ़ के एक तरीके से उनको धर्म के युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। और ये तो पीटर हेग्सेथ ने, वो वीडियो जनता ने पूरी देखा है। और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे कोई हैरानी ना हो कि वो इस तरीके का कोई जोखिम उठा ले। तो प्रोफेसर नहीं धनंजय त्रिपाठी जी, नहीं, धनंजय जी, क्या आपको मैं जी, एक चीज, इसका एक मैं जवाब मुझे देने की इजाजत दीजिए। वो प्लीज ये प्लीज। कि ट्रंप जो हैं, ये ये जो बातें कर रहे हैं, ये काफी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हैं। और ट्रंप बहुत ही मैं समझता हूँ कायर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो, मुझे नहीं लगता कि उनको आगे दिख रहा है कि इसके वॉर क्राइम के उनका इम्पीचमेंट हो सकता है इसको लेकर। तो वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे उनको जेल जाना पड़ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वो दुस्साहस करेंगे। लेकिन अब देखिए, कुछ भी किसी भी चीज से आप इनकार तो नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.